6 दिसंबर 1992 को हजारों हिंदू दहशतगर्दों के एक मुश्तिल हजूम ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर हमला करके उसे शहीद कर दिया। शारजा में होने वाले क्रिकेट मैच अब सिर्फ खेल नहीं थे, वो डी कंपनी के लिए सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग का सबसे बड़ा मरकज थे। प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया कि उसने अनीता को फिल्म में लेने से इनकार कर दिया था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त, सलमान खान, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और गुलकार अनवर जैसे चेहरे दुबई में दाऊद इब्राहिम के प्रोग्रामों में देखे गए। किसी मशहूर ताजर को इसके दफ्तर के बाहर दिन दहाड़े गोली मार दी जाती। 1980 की दहाई में शारजा क्रिकेट स्टेडियम तमाशाइयों के शोर से गूंज रहा था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक सनसनीखेज मैच जारी था, लेकिन असल खेल मैदान में नहीं बल्कि वीआईपी बॉक्स में खेला जा रहा था। वहाँ एक नफीस सूट में मलबूस शख्स जिसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कुराहट थी, बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर्स और दुबई के शेखों के साथ विराजमान था। वो सगार के कश लगाता, मैच पर तबसरे करता और उसके एक इशारे पर बड़े बड़े लोग उसकी तरफ दौड़े चले आते। ये शख्स अब मुंबई की गलियों का गुंडा नहीं था, वो एक आलमी खिलाड़ी था, एक बेताज बादशाह। ये था दाऊद इब्राहिम कास्कर। तो कैसे एक शख्स जो मुंबई पुलिस के खौफ से अपने ही शहर से भाग निकला था, उसने सिर्फ चंद सालों में खुद को एक आलमी शख्सियत में बदल दिया। कैसे उसने दुबई के सहरा में बैठकर एक ऐसी जुराइम पेशा सल्तनत की बुनियाद रखी जिसकी शाखें लंदन से लेकर केप टाउन तक फैली हुई थी। और कैसे उसने बॉलीवुड की चकाचौंध और क्रिकेट के जुनून को अपनी ताकत का सबसे बड़ा हथियार बनाया। मैं हूं मोहम्मद हारून और आज हम मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक गली के गैंग से एक बैनुल-अक़वामी जुराइम पेशा तंजीम डी कंपनी बनने की दास्तान सुनाएंगे। दोस्तों, 1980 की दहाई के वस्त तक दाऊद इब्राहिम मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन चुका था। उसने पठान गैंग को तबाह कर दिया था और अपने तमाम दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया था। लेकिन इसकी खूंरेज़ी ने मुंबई पुलिस को भी जगा दिया था। एक नया, निडर और ईमानदार पुलिस अफसर इंस्पेक्टर मधुकर जिंदे दाऊद के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। जिंदे ने दाऊद को पकड़ना अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया था। वो दाऊद के नेटवर्क को तोड़ रहा था, उसके शूटरों को गिरफ्तार कर रहा था और उसका घेरा तंग कर रहा था। 1986 में दाऊद ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। वो खामोशी से एक जाली पासपोर्ट पर एक फ्लाइट पकड़कर हिंदुस्तान से हमेशा के लिए फरार हो गया। बहुत से लोग समझे कि उसका खेल ख़त्म हो गया है, लेकिन हकीकत में तो असल खेल अब शुरू हुआ था। उसका नया ठिकाना था दुबई। उस वक़्त दुबई एक उभरता हुआ तिजारती मरकज़ था। उसके कवानीन नरम थे और पैसे के बारे में ज़्यादा सवालात नहीं पूछे जाते थे। ये दाऊद के लिए एक जन्नत थी। यहाँ मुंबई की गलियों की रोज़मर्रा लड़ाइयों से दूर उसने पहली बार एक बिजनेसमैन की तरह सोचना शुरू किया। उसने अपने स्ट्रीट गैंग को एक जदीद कॉर्पोरेट तर्ज की बैनुल-अक़वामी जुराइम पेशा तंजीम डी कंपनी में तब्दील कर दिया। अब ये सिर्फ गुंडों का एक गिरोह नहीं था, उसका एक बाकायदा ढांचा था। दाऊद सीईओ था, उसके भाई अनीस इब्राहिम, उसका सबसे वफादार साथी छोटा शकील, इसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स थे। उसके नीचे मुख्तलिफ शोबे थे, भत्ता वसूली का शोबा, स्मगलिंग का शोबा, बॉलीवुड और क्रिकेट के मामलात को देखने वाला शोबा। उसका कारोबार अब सिर्फ सोने की स्मगलिंग तक महदूद नहीं था। उसने मनशियात, हथियारों और हीरो की स्मगलिंग का एक आलमी नेटवर्क कायम कर लिया था, जिसकी शाखें अफ्रीका, यूरोप और जनूबी एशिया में फैली हुई थीं। उसने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए हवाला के कदीम लेकिन इंतहाई मौसर निज़ाम को एक नई आलमी सतह पर इस्तेमाल किया। दाऊद अब सिर्फ एक डॉन नहीं था, वो एक मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन का सरबराह था। एक ऐसी कॉरपोरेशन जिसका कारोबार जुर्म था। इस नई सल्तनत के दो सबसे चमकते हुए हीरे थे, बॉलीवुड और क्रिकेट। दाऊद जानता था कि हिंदुस्तान के अवाम इन दो चीज़ों के दीवाने हैं। उसने इन दोनों को अपनी ताकत, दौलत और असर व रसूख बढ़ाने के लिए बेरहमी से इस्तेमाल किया।
इस दौर में बॉलीवुड को फिल्में बनाने के लिए बैंकों से आसानी से कर्ज नहीं मिलता था। ये एक गैर मुनज़्ज़म सनत समझी जाती थी। इस खला को अंडरवर्ल्ड ने पुर किया। डी कंपनी ने फिल्मों पे पैसा लगाना शुरू किया, लेकिन ये सिर्फ एक सरमायाकारी नहीं थी, ये एक कब्ज़ा था। उस ज़माने में दाऊद इब्राहिम और अबू सालम का असर सिर्फ मुंबई की गलियों तक महदूद नहीं था, बल्कि बॉलीवुड के चमकते स्टूडियोज़ तक फैल चुका था। फिल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और बड़े अदाकार रोज़ाना किसी न किसी अनजान नंबर से आने वाली कॉल का इंतज़ार करते थे। वो कॉल जिसमें सिर्फ एक आवाज़ होती थी, हुक्म देने वाली। जो मान गया वो बच गया, और जिसने इनकार किया वो ख़त्म कर दिया गया। जैसे 1997 में टी सीरीज़ के बानी गुलशन कुमार को दिन दिहाड़े एक मंदिर के बाहर गोली मार दी गई, सिर्फ इसलिए कि उसने अबू सालम के गैंग को प्रोटेक्शन मनी देने से इनकार कर दिया था। इसी साल डायरेक्टर राजीव राय पर कातलाना हमला हुआ और कई फिल्म मेकर्स मुंबई छोड़कर मुल्क से बाहर जा बसे। उस ज़माने में दाऊद सिर्फ मुंबई का डॉन नहीं, बल्कि बॉलीवुड का पोशीदा प्रोड्यूसर बन चुका था। दुबई और शारजाह के शानदार बंगलों में दाऊद के फिल्म नाइट्स हुआ करते थे, जहां बड़े बड़े स्टार्स उसके मेहमान बनते। वो फिल्मों का दीवाना था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त, सलमान खान, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और गुलकार अनवर जैसे चेहरे दुबई में दाऊद इब्राहिम के प्रोग्रामों में देखे गए। वही दुबई जहां से अंडरवर्ल्ड के फंड्स कॉल्स बॉलीवुड तक पहुंचती थीं। फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके उन्हीं में से एक थी, जिसकी फाइनेंसिंग अबू सालम के नेटवर्क के ज़रिए हुई थी, और बाद में पुलिस ने इस फिल्म के प्रोड्यूसर को गिरफ्तार भी किया। दाऊद के नेटवर्क ने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक खामोश निज़ाम कायम कर दिया था। कास्टिंग से लेकर फाइनेंसिंग तक सब कुछ उन्हीं के इशारों पर चलने लगा। कई फिल्म प्रोड्यूसर्स पर दबाव डाला गया कि वो मखसूस अदाकाराओं को फिल्म में कास्ट करें। इनमें एक मॉडल अनीता अयूब का नाम नुमायां है, जो दाऊद के करीब समझी जाती थी। कहा जाता है कि एक प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया कि उसने अनीता को फिल्म में लेने से इनकार कर दिया था। दाऊद का साया सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं था, बल्कि स्टूडियोज़ की दीवारों के अंदर तक फैल चुका था। उस दौर में एक फ़ोन कॉल, एक हुक्म और एक चुप फिज़ा बॉलीवुड में किसी की किस्मत का फैसला कर देती थी। दाऊद ने भत्ता वसूली को भी एक आलमी सनत बना दिया था। अब इसके गुंडों को किसी की दुकान पर जाकर धमकी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब सब कुछ एक फ़ोन कॉल पर होता था। उनका तरीका ये था कि मुंबई का कोई बड़ा बिल्डर या ताजर अपने दफ्तर में बैठा होता, उसके फ़ोन की घंटी बजती, इसके बाद एक रकम का मुतालबा किया जाता और इनकार का मतलब होता मौत। इस निज़ाम को कायम रखने के लिए वो कभी कभी एक बड़ी मिसाल कायम करते। किसी मशहूर ताजर को इसके दफ्तर के बाहर दिन दिहाड़े गोली मार दी जाती, ताकि बाकी सबको पैगाम मिल जाए। जैसे 1980 की दहाई में जब मुंबई के एक मारूफ बिल्डर प्रदीप जैन को उसके दफ्तर के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उसने दाऊद के गिरोह को हिस्सा देने से इनकार कर दिया था। उस एक फ़ोन कॉल की दहशत ने पूरे मुंबई के कारोबारी हलकों को यरगमाल बना रखा था। शारजाह में होने वाले क्रिकेट मैच अब सिर्फ खेल नहीं थे, वो डी कंपनी के लिए सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग का सबसे बड़ा मरकज़ थे। दाऊद खुद वीआईपी बॉक्स में बैठता, उसके साथ बॉलीवुड के सितारे होते और बड़े बड़े क्रिकेटर्स उसके दरबार में हाजिर होते। उसने सट्टेबाजी के एक गैर मुनज़्ज़म धंधे को एक बैनुल-अक़वामी मैच फिक्सिंग सिंडिकेट में बदल दिया। उसके कारिंदे खिलाड़ियों से रब्ता करते, उन्हें महंगे तोहफ़े, पैसे या फिर उनके ख़ानदान की धमकियों के ज़रिए मैच के नताइज पर असरअंदाज होने पर मजबूर करते। दाऊद इब्राहिम अब मुंबई की गलियों से बहुत दूर दुबई के महल्लात में बैठकर एक ऐसी सल्तनत चला रहा था जो खौफ, लालच और ग्लैमर की बुनियाद पर खड़ी थी। अब डी कंपनी सिर्फ मुंबई का मसला नहीं थी, ये एक बैनुल-अक़वामी मसला बन चुकी थी। उसकी जड़ें अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थीं और उसका मुकाबला करने के लिए भारतीय एजेंसियों को भी आलमी सतह पर काम करना पड़ा। दाऊद ने अपने कारोबार को नाकाबिले यकीन हद तक फैला दिया था। सोने की स्मगलिंग से आगे बढ़कर उसने मनशियात,
हथियारों और ब्लड डायमंड्स की स्मगलिंग का एक आलमी नेटवर्क कायम कर लिया था। उसके राब्ते अफ्रीकी जंगजू सरदारों से लेकर जनूबी अमेरिका के ड्रग कार्टल्स तक थे। उसने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए हवाला के कदीम लेकिन इंतहाई मौसर निज़ाम को एक नई आलमी सतह पर इस्तेमाल किया। उसके ज़रिए वो अरबों डॉलर्स पूरी दुनिया में मुंतकिल करता बगैर किसी बैंकिंग ट्रेल के। अब भारतीय खुफिया एजेंसियों रॉ और सीबीआई ने दाऊद को अपना सबसे बड़ा हतफ बना लिया। उन्होंने इसे पकड़ने के लिए कई खुफिया ऑपरेशंस किए, लेकिन उन्हें कई चैलेंजेस का सामना था। बैनुल-अक़वामी कवानीन, सिफारती रुकावटें और दाऊद का अपना एक ताकतवर नेटवर्क जो उसे हर ख़तरे से पहले खबरदार कर देता था। ये सब मसाइल इन एजेंसियों के रास्ते में हायल थे। ये एक बिल्ली और चूहे का आलमी खेल था जो पूरी दुनिया की खुफिया राहदारियों में खेला जा रहा था। लेकिन इस खेल का रुख एक ऐसे वाक़े ने बदलना था जो ना सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हिला देने वाला था। जिस वक़्त दाऊद दुबई में अपनी सल्तनत को वुसअत दे रहा था, उसी वक़्त हिंदुस्तान के अंदर एक नया ख़तरनाक तूफ़ान उठ रहा था। 1990 की दहाई के अवाइल में हिंदू कौम परस्ती की एक ताकतवर लहर, जिसकी क़ियादत बीजेपी और इसके रहनुमा LK आडवाणी कर रहे थे, पूरे मुल्क में फैल रही थी। उनका मरकज़ी नारा था अयोध्या में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर। ये तनाज़ा दहाइयों से जारी था, लेकिन अब ये एक कौमी जनून बन चुका था। 6 दिसंबर 1992 को हज़ारों हिंदू दहशतगर्दों के एक मुश्तिल हजूम ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर हमला करके उसे शहीद कर दिया। इस एक वाक़ये ने पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दी। मुंबई, जो पहले ही एक फ़िरका वाराना तौर पर हसास शहर था, इस आग का सबसे बड़ा मरकज़ बन गया। दिसंबर 1992 और फिर जनवरी 1993 में शहर में तारीख के बदतरीन मुस्लिम कुश फसादात फूट पड़े। हज़ारों मुसलमान मार दिए गए, बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसी को भी नहीं बख्शा गया। मुसलमानों के कारोबार तबाह कर दिए गए, उनके घरों, दुकानों को आग लगा दी गई। ये फसादात मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए भी एक फैसला कुन मोड़ थे। अब तक अंडरवर्ल्ड का गैर एलानी असूल था कि इसका कोई मज़हब नहीं होता था। हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन सब मुख्तलिफ मज़ाहब से थे, लेकिन वो मिलकर काम करते थे। दाऊद के अपने गैंग में छोटा राजन जैसे कई हिंदू शामिल थे, लेकिन इन फसादात ने इस पुराने सेकुलर ढांचे को हमेशा के लिए तोड़ के रख दिया। अब इस कहानी का मरकज़ी किरदार था टाइगर मेमन। वो एक कामयाब और अमीर स्मगलर था, लेकिन वो एक मुसलमान भी था। फसादात के दौरान उसके ख़ानदान को निशाना बनाया गया, उसके दफ्तर को जला दिया गया और उसने अपनी आंखों से अपने लोगों को मरते देखा। उसका दिल इंतकाम की आग से भर गया। वो दुबई भागा और सीधा दाऊद इब्राहिम के पास जा पहुंचा। उसने दाऊद के सामने एक जज्बाती तकरीर की। उसने कहा, भाई, हमारे लोगों को मारा जा रहा है और हम यहाँ बैठे हैं, हमें कुछ करना होगा। अब दाऊद एक दोराहे पर खड़ा था। वो एक बिजनेसमैन था। वो जानता था कि इस रास्ते पर चलने का मतलब है अपने तमाम कारोबार को ख़तरे में डालना और ख़ुद को एक आलमी दहशतगर्द बना लेना। लेकिन दूसरी तरफ उस पर अपनी कम्युनिटी की तरफ से शदीद दबाव था। आखिरकार उसने एक नाकाबिले वापसी फ़ैसला किया। उसने टाइगर मेमन के मंसूबे की हिमायत करने का फ़ैसला कर लिया। हिंदुस्तानी पुलिस के मुताबिक दुबई से हज़ारों किलोग्राम RDX और हथियार समंदर के रास्ते महाराष्ट्र के साहिल पर उतारे गए। मुंबई के नौजवानों को बम बनाने और चलाने की ट्रेनिंग दी गई। दाऊद इब्राहिम अब सिर्फ एक जुराइम पेशा डॉन नहीं रहा था, वो एक ऐसी लकीर पार करने वाला था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। 1993 में महाराष्ट्र के श्रीवर्धन साहिल पर रात के अंधेरे में छोटी कश्तियां साहिल पर उतर रही थीं। इनमें सोना या चांदी नहीं, बल्कि लकड़ी के करेटों में बंद मौत का सामान था। सैकड़ों किलोग्राम RDX, AK-47 राइफलें और हैंड ग्रेनेड्स, और टाइगर मेमन खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहा था। 1993 के बम धमाकों की बुनियाद रखी जा चुकी थी और यहाँ से मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी हमेशा के लिए बदलने वाली थी।
यहाँ मुंबई अंडरवर्ल्ड के सीज़न 1 का इख्तिताम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम आगे आने वाली वीडियोस तवातर के साथ मिलती रहें।